नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विनियोगों का लेखांकन। चैप्टर है विनियोगों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ राशि बचत के रूप में जो है रखता है, भविष्य के लिए बचत करता है और उस बचत को वो कहीं ना कहीं विनियोग करता है। तो अगर हम इस चैप्टर के हिसाब से अगर विनियोग की बात करें तो विनियोग क्या है? बचत की राशि को किसी व्यवसाय को सरकार को या किसी अर्ध सरकारी संस्थाओं को पूंजी या ऋण के रूप में उपलब्ध कराने को विनियोग कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में से एक कुछ भाग जो है बचत के रूप में रखता है भविष्य के लिए, और उस बचत की राशि को अगर वो किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस में, सरकार को, गवर्नमेंट को, या फिर जो सेमी गवर्नमेंट, जो अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, उनको पूंजी के रूप में या फिर ऋण के रूप में अगर उनको उपलब्ध करवाता है तो उसको विनियोग कहा जाता है। यानी कि वो इन्वेस्ट कर देता है, वो अपनी पूंजी को, जो बचत की राशि है उसकी, वो किसी बिजनेस में, सरकार के पास या किसी अर्ध सरकारी संस्था के पास उसको पूंजी को वो इन्वेस्ट कर देता है। किस रूप में? पूंजी के रूप में या फिर ऋण के रूप में। तो इन्वेस्टमेंट्स की दो फॉर्म है, दो प्रकार है विनियोग के। विनियोग के दो प्रकार हैं। विनियोग का एक प्रकार तो हो सकता है पूंजी के रूप में, और दूसरा ऋण के रूप में। पूंजी के रूप में जो विनियोग करता है, जो बचत करने वाला है, जो निवेश करता है, वो क्या करेगा कि पूंजी के रूप में किसी व्यवसाय की, सरकार की या किसी अर्ध सरकारी संस्थाओं की जो है कि शेयर खरीद लेगा, अंशों में इन्वेस्ट करेगा। अंशों में विनियोग करेगा। और ऋण के रूप में वो जो है ऋण पत्र या बॉन्ड क्रय करेगा। तो विनियोग के दो प्रकार हैं। विनियोग पूंजी के रूप में हो सकता है या फिर ऋण के रूप में। पूंजी के रूप में अगर विनियोग करता है तो अंशों में विनियोग करेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। अगर ऋण के रूप में अगर इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा विनियोग करता है, तो वो ऋण पत्र, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड के रूप में विनियोग करेगा। अंशों में विनियोग करने पर जो आय है वो होगी परिवर्तनशील आय। जो उसको आय प्राप्त होगी विनियोगकर्ता को, निवेशक को, वो आय होगी परिवर्तनशील आय। परिवर्तनशील आय यानी कि लाभांश प्राप्त होगा। ये जो अंशों में विनियोग करने पर उसको जो आय प्राप्त होगी वो आय परिवर्तनशील होगी, वो स्थिर नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, क्योंकि लाभांश जो है वो लाभों में से दिया जाता है। तो
अगर किसी वर्ष लाभ कम हुए हैं तो लाभांश की कम राशि प्राप्त होगी विनियोगकर्ता को, अगर किसी वर्ष अधिक लाभ हुए हैं तो अधिक लाभांश दिया जाएगा विनियोगकर्ता को। तो जो अंशों में विनियोग करने पर जो आय होगी वो परिवर्तनशील होगी, हमेशा हर वर्ष एक जैसी नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, लाभांश के रूप में प्राप्त होती है अंशों में विनियोग करने पर आय। और ऋण पत्रों में विनियोग करने पर जो आय प्राप्त होगी वो होगी स्थिर आय, क्योंकि ऋण पत्रों पर या बॉन्ड पर जो है ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की एक निश्चित दर होती है, निश्चित प्रतिशत होता है, 6%, 8%, एक निश्चित दर से जो है ब्याज प्राप्त होता है ऋण पत्रों पर। तो ऋण पत्रों में विनियोग करने पर विनियोगकर्ता को स्थिर आय प्राप्त होगी। तो हम पहले स्थिर आय के विनियोगों का लेखांकन पढ़ेंगे कि स्थिर आय वाले जो विनियोग हैं ऋण पत्रों में या बॉन्ड में विनियोग करने पर किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार से उनकी अकाउंटिंग की जाती है। स्थिर आय वाले विनियोगों का लेखांकन। स्थिर आय वाले विनियोग यानी कि ऋण पत्रों में या बॉन्ड्स में जब विनियोग किया जाता है तो उनका लेखांकन, उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, जब विनियोग किया जाता है तो यहां पर दो पक्षकार होते हैं, एक तो विनियोग बेचने वाला विक्रेता और दूसरा जो है विनियोग करने वाला क्रेता। यानी कि जो अपनी प्रतिभूतियां बेचने वाला है वो विक्रेता कहलाएगा और जो प्रतिभूतियां क्रय करेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो क्रेता कहलाएगा। तो क्रेता के लिए विनियोगों की क्रय लागत, खरीदने की लागत कैसे ज्ञात की जाती है। जो विनियोग करता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जो संस्था है जिसने ऋण पत्र या फिर बॉन्ड्स इशू किए हैं वहां से सीधा वो बॉन्ड्स खरीद ले, दूसरा जो स्टॉक मार्केट है, पूंजी बाजार है, वहां से वो जो है बॉन्ड्स या ऋण पत्र यानी कि प्रतिभूतियां खरीदे। तो जब वो पूंजी बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है तो वहां पर दो पक्षकार होते हैं, एक तो बेचने वाला और जो विनियोग करता है वो खरीदने वाला होता है। तो जो विनियोग करता है, जो खरीदने वाला है, क्रेता है, क्रेता के लिए विनियोगों की क्रय की लागत कैसे ज्ञात की जाएगी। क्रय की लागत कैसे ज्ञात की जाती है। एक तो विनियोगों का क्रय मूल्य, परचेज प्राइस, एक तो जो विनियोगों का क्रय मूल्य होगा वो, प्लस जब वो किसी ब्रोकर के माध्यम से, जब पूंजी बाजार से जब वो प्रतिभूति खरीदेगा तो ब्रोकर के माध्यम से खरीदेगा तो ब्रोकर को दलाली चुकानी पड़ेगी, ब्रोकरेज। तो वो ब्रोकरेज ऐड कर दी जाती है परचेज प्राइस में। जो क्रय मूल्य है प्रतिभूतियों का उसमें दलाली ब्रोकरेज ऐड कर दी जाती है। ब्रोकरेज क्रय मूल्य का कुछ प्रतिशत ब्रोकरेज चुकाई जाती है, 1%, 2% दलाली के रूप में चुकाया जाता है। प्लस ब्रोकरेज पर जो है जीएसटी चुकाया जाता है, जीएसटी लगता है। पहले सर्विस टैक्स लगता था, अब जीएसटी आने के बाद में ब्रोकरेज पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी भी ऐड कर दिया जाएगा। अब जो प्रतिभूतियां खरीदी है उन प्रतिभूतियों को अगर अपने नाम करवाना है क्रेता को तो उसके लिए मुद्रांक शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर स्टैंप ड्यूटी चुकाई जाती है। तो अगर स्टैंप ड्यूटी चुकाई जाती है अपने नाम करवाने के लिए, अपने नाम से रजिस्टर करवाने के लिए उन प्रतिभूतियों को अगर कोई स्टैंप ड्यूटी चुकाई जाती है तो वो स्टैंप ड्यूटी भी ऐड कर दी जाती है। तो जो व्यक्ति खरीदता है विनियोग, उसके लिए विनियोगों की क्रय की लागत में क्या क्या सम्मिलित होगा। एक तो विनियोगों का क्रय मूल्य प्लस विनियोग खरीदने के लिए जो दलाली चुकाई गई है वो भी ऐड कर दी जाएगी। दलाली पर जो जीएसटी चुकाया जाता है वो भी ऐड किया जाएगा, और अगर कोई मुद्रांक शुल्क, कोई स्टैंप ड्यूटी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई जाती है तो वो भी क्रय की लागत में शामिल किया जाएगा।
विक्रेता के लिए विनियोगों से प्राप्त शुद्ध विक्रय राशि। अब जो विक्रेता है वो विनियोगों को बेचेगा, तो बेचने पर उसको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, और विक्रेता जो अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगा ब्रोकर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, तो उसको दलाली चुकाई जाएगी। तो दलाली विक्रय मूल्य में से घटाई जाएगी, क्योंकि दलाली जो है एक प्रकार का खर्चा है। तो विक्रय मूल्य में से दलाली का खर्चा घटा दिया जाएगा, और दलाली पर, ब्रोकरेज पर जीएसटी चुकाई जाएगी, जीएसटी चुकाया जाएगा। तो जीएसटी भी, जो दलाली पर जो जीएसटी चुकाया जाएगा वो भी एक प्रकार का खर्चा है। तो विक्रय मूल्य में से दलाली और दलाली पर चुकाई जाने वाली जीएसटी घटाई जाएगी। तो विक्रय मूल्य में से खर्चे घटाए जाएंगे, तो उसको जो राशि प्राप्त होगी वो राशि शुद्ध विक्रय राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि मान लीजिए कि किसी प्रतिभूति का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये, और इस 100 रुपये पर अगर 2% दलाली चुकाई जाती है तो 2 रुपये उसमें ऐड किए जाएंगे, और 2 रुपये पर 18% जीएसटी चुकाया जाता है, तो 36 पैसे जीएसटी के चुकाए जाएंगे। तो जो क्रेता है उसके लिए विनियोगों की क्रय की लागत हो जाएगी 102 रुपये 36 पैसे, ना कि 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये पर उसने 2 रुपये दलाली और 36 पैसे जीएसटी के चुकाए हैं। यही अगर कोई विक्रेता अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है 100 रुपये में, और विक्रय मूल्य पर 2 रुपये दलाली चुकाता है, और 2 रुपये पर दलाली पर अगर वो 18% जीएसटी चुकाता है, तो 100 रुपये में से 2 रुपये 36 पैसे घटा दिए जाएंगे। 100 में से 2 रुपये 36 पैसे घटाए जाएंगे, तो उसको जो शुद्ध विक्रय राशि प्राप्त होगी, 100 रुपये में उसने विनियोग बेचे हैं, लेकिन उसने बेचने पर उसने 2 रुपये दलाली के और 36 पैसे जीएसटी के चुकाए हैं, तो उसको जो शुद्ध विक्रय राशि प्राप्त हुई है वो हुई है 97 रुपये 64 पैसे। अब ये जो विनियोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्थिर आय वाले, यानी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, जिन पर ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है, इन पर ब्याज की राशि का भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाता है। ब्याज का भुगतान वर्ष में 2 बार किया जाता है। ये जो 2 बार भुगतान किया जाता है, इनकी तिथियां 6 महीने के अंतराल से हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर ब्याज का भुगतान वर्ष में एक बार तो 30 जून को किया जाता है, और दूसरा 31 दिसंबर को किया जाता है। तो ब्याज के भुगतान की तिथियां 30 जून और 31 दिसंबर हैं। वर्ष में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाता है। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो है विक्रेता और एक है क्रेता। एक ए जो है, ए है विक्रेता और बी है क्रेता, खरीदने वाला। यह है विक्रेता, बेचने वाला। जब ब्याज का भुगतान किया जाता है कंपनी के द्वारा अपने ऋण पत्रों पर, तो ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जाता है जिस व्यक्ति के नाम से वो विनियोग रजिस्टर्ड हैं। जो प्रतिभूतियां हैं वो जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड हैं, उसी व्यक्ति को ब्याज की भुगतान की तिथि को या देय तिथि को ब्याज का भुगतान किया जाता है। मान लीजिए कि ए के पास कुछ प्रतिभूतियां थी जिसको उसने बी को बेच दिया। 30 जून और 31 दिसंबर ब्याज के भुगतान की तिथियां हैं। मान लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 1 सितंबर को, मान लीजिए कि 1 सितंबर को ए के पास कुछ प्रतिभूतियां थी, कुछ डिबेंचर्स थे जिसको उसने बी को बेच दिया 1 सितंबर को। अब जब ब्याज की इन प्रतिभूतियों पे जो ब्याज की भुगतान की तिथियां थी, देय तिथियां, ब्याज की देय तिथियां थी, वो हैं 30 जून और 31 दिसंबर।
तो 30 जून को जो ब्याज दे हुआ, जो ब्याज चुकाया गया कंपनी के द्वारा, वो ए को प्राप्त हो गया और ए ने 1 सितंबर को वो प्रतिभूतियां बी को बेच दी। अब जो 31 दिसंबर को ब्याज दे होगा वो 30 जून के बाद में जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरे 6 महीने का ब्याज अब बी को प्राप्त होगा, क्योंकि 31 दिसंबर के दिन बी जो है, बी के नाम से वो प्रतिभूतियां रजिस्टर्ड हैं। तो कंपनी के द्वारा जब 31 दिसंबर को ब्याज का भुगतान किया जाएगा तो वो ब्याज का भुगतान बी को किया जाएगा। लेकिन बी ने ये प्रतिभूतियां 1 सितंबर को खरीदी है, तो बी को केवल ब्याज जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का ही मिलना चाहिए। बी 4 महीने के ब्याज का ही हकदार है। तो ए क्या करेगा, जून के बाद में ये जो जुलाई और अगस्त, ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने का ब्याज तो ए को मिलना चाहिए। इन 2 महीने का जो ब्याज का हकदार वो ए है, और जुलाई के बाद में सितंबर से लेकर दिसंबर 4 महीने के ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी बी है। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी 31 दिसंबर के पास जिस व्यक्ति के नाम से प्रतिभूतियां रजिस्टर्ड होगी, उसी व्यक्ति को पूरे के पूरे 6 महीने के ब्याज का भुगतान कर देगी। तो कंपनी द्वारा पूरा का पूरा ब्याज बी को चुका दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में जो जुलाई और अगस्त 2 महीने का ब्याज ए को प्राप्त होना चाहिए, और सितंबर से लेके दिसंबर तक 4 महीने का ब्याज बी को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बी ने ये प्रतिभूतियां 1 सितंबर को खरीदी है। तो अब क्या करेगा, ए जो है, ए बी से इन 2 महीने का ब्याज वसूल करेगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा इन 2 महीनों का ब्याज यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने का ब्याज बी को चुका दिया जाएगा। इसलिए अब जो ए विक्रेता है, विक्रेता इन 2 महीनों जुलाई और अगस्त का ब्याज बी से वसूल करेगा। तो इसके वसूल करने का तरीका हो सकता है कि जो ब्याज है वो प्रतिभूतियों के मूल्य में जोड़ दिया जाए। जब ए द्वारा बी को प्रतिभूतियां बेची जाए तो ब्याज की राशि प्रतिभूतियों के मूल्य में जोड़कर बी को प्रतिभूतियां बेची जाए, तो इसको हम कहेंगे ब्याज सहित मूल्य। अगर ए जब प्रतिभूतियां बेच रहा है तो अपनी प्रतिभूतियों के मूल्य में, विक्रय मूल्य में अगर 2 महीने का ब्याज जोड़कर बेचता है प्रतिभूतियां बी को, तो वो मूल्य ब्याज सहित मूल्य कहलाएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस। और अगर ए बी से ब्याज की राशि अलग से वसूल करता है और ब्याज का जो राशि है वो प्रतिभूतियों के मूल्य में नहीं जोड़ता, तो प्रतिभूतियों का मूल्य कहलाएगा ब्याज रहित मूल्य, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर ए द्वारा ब्याज की राशि प्रतिभूतियों के मूल्य में नहीं जोड़ी गई, अगर डिबेंचर्स में के मूल्य में, विक्रय मूल्य में अगर ब्याज की राशि नहीं जोड़ी गई, तो ए जो है, विक्रेता जो है, बी से ब्याज की राशि अलग से वसूल करेगा। लेकिन हर हालत में, चाहे प्रतिभूतियों का मूल्य ब्याज सहित हो चाहे ब्याज रहित हो, ए द्वारा हर हालत में इन 2 महीनों का ब्याज बी से वसूल किया जाएगा, चाहे प्रतिभूतियों के मूल्य के साथ वसूल किया जाए या फिर प्रतिभूतियों को ब्याज रहित मूल्य पर बेचकर ब्याज की राशि अलग से वसूल की जाए। लेकिन ए द्वारा हर हालत में बी से ब्याज की राशि, इन 2 महीने की ब्याज की राशि वसूल की जाएगी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्याज रहित और ब्याज सहित मूल्य है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले 10,000, 1,000, 6% ऋण पत्र ए ने 90 रुपए 90 रुपए की दर से खरीदे। 100 रुपए वाले 1,000, 6% ऋण पत्र। 6% ऋण पत्र का मतलब हुआ कि इन ऋण पत्रों पर जो ब्याज की दर है वो 6% वार्षिक है, यानी कंपनी के द्वारा इन ऋण पत्रों पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ए एक क्रेता है, तो ए ने 90 रुपए की दर से जो ये 100 रुपए वाले 1,000 ऋण पत्र खरीदे हैं।
क्रय मूल्य पर 2% दलाली चुकाई। एक मार्च को खरीदे हैं, 1 मार्च को खरीदे तो 100 रुपए वाले 1006% ऋण पत्र यानी 90 रुपए की दर से 1 मार्च को खरीदे हैं। क्रय मूल्य पर 2% दलाली चुकाई। ब्याज का भुगतान, हमने बात की थी जो स्थिर आय वाले विनियोग हैं जैसे ऋण पत्र और बॉन्ड्स, उन पर ब्याज का भुगतान वर्ष में 2 बार होता है, तो ब्याज का भुगतान 31 मार्च और मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 मार्च और 31 मार्च तथा 30 सितंबर को किया जाता है। ए के लिए प्रतिभूतियों, ए के लिए ऋण पत्रों की क्रय की लागत, ऋण पत्रों की क्रय लागत ज्ञात कीजिए यदि क्रय ब्याज सहित मूल्य पर तथा ब्याज रहित मूल्य पर किया गया हो। एक छोटा सा उदाहरण लिया है हमने कि ए एक क्रेता है, उसने 100 रुपए वाले 1006% ऋण पत्र 90 रुपए की दर से 1 मार्च को खरीदे हैं। क्रय मूल्य पर 2% दलाली चुकाई और जो ब्याज का भुगतान है इन ऋण पत्रों पर वो 31 मार्च तथा 30 सितंबर को किया जाता है, वर्ष में 2 बार किया जाता है। ए के लिए ऋण पत्रों की क्रय की लागत ज्ञात करनी है। अगर यदि क्रय ब्याज सहित मूल्य पर तथा ब्याज रहित मूल्य पर किया गया हो तो हमको क्रय की लागत ज्ञात करनी है। ब्याज सहित, पहला जो क्रय है वो है ब्याज सहित क्रय, कम इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनियोगों का जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, उसमें ब्याज की राशि जुड़ी हुई है, ब्याज सहित है वो राशि। क्रय मूल्य परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है 90 रुपए, तो 1000 अंशों का 1000 ऋण पत्रों का क्रय मूल्य होगा 90,000 रुपए। इसमें हमको ऐड करना होगा ब्रोकरेज, दलाली @2%, तो 90,000 का 2% हमको दलाली ऐड करनी पड़ेगी। क्रय मूल्य का 2% दलाली चुकाई जाती है। तो ये जो विनियोग करता है ए, जो क्रेता है, उसने 90 रुपए की दर से 1000 ऋण पत्र खरीदे हैं, तो 90,000 रुपए इनका क्रय मूल्य हुआ और इस पर क्रय मूल्य पर 2% की दलाली चुकाई है, तो वो लागत में ही दलाली ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि दलाली भी एक प्रकार से खर्चा है, खरीदने का खर्चा हो गया इसका। तो 2% दलाली चुकाई, तो 90,000 का 2% होता है 1800 रुपए। और दलाली पर जो है जीएसटी लगाया जाता है 18% की दर से, जीएसटी @18% ऑन ₹1800। 1800 पर 18% जीएसटी ऐड कर दी जाएगी, 324 रुपए। तो कुल मिलाकर दलाली और उस पर जीएसटी का खर्चा हो गया 1800 और 324 रुपए, 2124 रुपए। तो 90 रुपए की दर से 1000 ऋण पत्र खरीदे हैं 90,000 रुपए में, और 90,000 ये ऋण पत्र खरीदने के लिए उसने
दलाली और जीएसटी के 2124 रुपए चुकाए हैं। तो कुल मिलाकर 92,124 रुपए उसकी लागत है 100,000 ऋण पत्र खरीदने की। लेकिन कहा गया है कि ये जो ऋण पत्र खरीदे हैं ये ब्याज सहित मूल्य पर खरीदे हैं, ब्याज सहित क्रय किया है। तो इस राशि में, इस अमाउंट में ब्याज की राशि भी जुड़ी हुई है, तो हमको ब्याज की राशि घटानी पड़ेगी। अगर केवल ऋण पत्रों की क्रय की लागत ज्ञात करनी है तो जो इसमें जो ब्याज की राशि सम्मिलित है वो हमको घटानी पड़ेगी। लेस कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज की राशि हम घटाएंगे। अब ब्याज की राशि, जो विक्रेता है उसने ब्याज की राशि वसूल की है, तो उसने कितनी राशि वसूल की है वो हमको देखना पड़ेगा। तो ब्याज का भुगतान जो है वो किया जाता है 31 मार्च और 30 सितंबर को। ये ऋण पत्र खरीदे हैं 1 मार्च को, यानी कि जो ये ऋण पत्र खरीदे हैं वो खरीदे हैं 1 मार्च को। 30 सितंबर के बाद में मार्च, और फिर अगली जो है ब्याज के भुगतान की तिथि होगी 31 मार्च। तो ये ब्याज की भुगतान की तिथियां हैं, सितंबर और 31 मार्च। और ये जो ऋण पत्र खरीदे गए हैं ये 1 मार्च को खरीदे हैं। एन सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 मार्च को एनए ऋण पत्र खरीदे हैं। 31 मार्च ब्याज के भुगतान की तिथि है, तो कंपनी द्वारा जब ब्याज का भुगतान किया जाएगा 31 मार्च को, तो 30 सितंबर के बाद में जो 6 महीने के ब्याज का पूरा भुगतान ए को कर दिया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को इन ऋण पत्रों का जो पंजीकृत धारक है, जो रजिस्टर्ड है व्यक्ति, वो है ए। तो 31 मार्च को पूरा ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा ए को, जो कि क्रेता है। वास्तव में देखा जाए तो ए केवल 1 महीने के ब्याज का ही हकदार है। 1 मार्च को ए ने ऋण पत्र क्रय किए हैं और 31 मार्च को उसको 6 महीने का ब्याज मिल रहा है, लेकिन जो ए है वो केवल मार्च महीने के लिए ही 1 महीने का ही ब्याज का हकदार है। तो जो विक्रेता है, विक्रेता ने सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 5 महीनों का ब्याज ऐसे वसूल कर लिया होगा, क्योंकि पूरे के पूरे 6 महीने का ब्याज कंपनी के द्वारा तो ए को चुकाया जाएगा, लेकिन जो विक्रेता है उस विक्रेता ने जो 5 महीने का ब्याज, जिसका हकदार विक्रेता है, क्योंकि 5 महीने तक, अक्टूबर से लेकर फिर फरवरी तक वो ऋण पत्र जो है विक्रेता के पास थे, तो इन 5 महीनों के ब्याज का हकदार विक्रेता है, तो विक्रेता ने इन 5 महीनों का ब्याज ऐसे वसूल कर लिया होगा। अगर ब्याज सहित मूल्य है तो ऐसा माना जाता है कि जो विक्रय मूल्य है प्रतिभूतियों का, या जो क्रय मूल्य है प्रतिभूतियों का ए के लिए, उस क्रय मूल्य में ही ब्याज की राशि सम्मिलित है। तो इन 5 महीनों का ब्याज, इस का जो ऋण पत्रों का मूल्य है 90 रुपए, उसमें इन 5 महीनों का ब्याज जो है विक्रेता ने जोड़ दिया होगा, ऐड करके ही विक्रय किया होगा, ब्याज सहित जो है मूल्य पर इनका विक्रय किया होगा। तो ब्याज की राशि जो है 5 महीने की बनती है, और ब्याज का भुगतान हमेशा अंकित मूल्य पर चुकाया जाता है, चाहे क्रेता ने उसको किसी भी मूल्य पर खरीदा हो, चाहे बट्टे पर खरीदा हो या जो है प्रतिभूतियों को प्रीमियम पर खरीदा हो, ब्याज का भुगतान हमेशा अंकित मूल्य पर ही चुकाया जाता है। तो 100 रुपए ऋण पत्र का अंकित मूल्य है, 1000 ऋण पत्र हैं, तो 100 रुपए वाले 1000 ऋण पत्र हैं, तो कुल मिलाकर जो ऋण पत्रों का मूल्य है वो है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर 6% की दर से ब्याज चुकाया जाता है। 6% दर जो है वो वार्षिक है, 12 महीने की है। विक्रेता ने ऐसे केवल 5 महीने का ब्याज जो है वसूल किया होगा, क्योंकि 5 महीने के ब्याज का हकदार विक्रेता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का। सितंबर के 31 सितंबर को जब ब्याज का भुगतान हुआ था, उस समय तो जो ऋण पत्र थे वो विक्रेता के नाम से ही रजिस्टर्ड थे, तो 30 सितंबर को तो विक्रेता को ही ब्याज की राशि प्राप्त हो गई होगी, लेकिन 31 मार्च को ब्याज की राशि ए को प्राप्त होगी। तो इन 5 महीनों का ब्याज, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का ब्याज विक्रेता ने क्रेता से ऐसे वसूल किया होगा। अगर ब्याज सहित मूल्य पर बेचा है तो इस मूल्य में ही ब्याज जो है जुड़ा हुआ है, तो वो ब्याज की राशि हमको घटानी पड़ेगी। तो ब्याज की राशि बनती है 1 लाख रुपए पर 6% की दर से 6000 रुपए वार्षिक राशि होती है। ये 12 महीने की है, तो 5 महीने की राशि होगी 2500 रुपए। तो 92,124 में से 2500 रुपए ब्याज के घटा दिए जाएंगे। 92,124 में से 2500 रुपए ब्याज के घटा दिए जाएंगे,
तो 89,624 रुपए जो है वो जो है कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, क्रय की लागत होगी ए के लिए, अगर ब्याज सहित मूल्य है। और अगर ब्याज रहित मूल्य है, अगर ये ए ने ब्याज रहित मूल्य पर क्रय किया है, एक्स इंटरेस्ट ब्याज रहित मूल्य पर क्रय किया है, तो ऐसा माना जाएगा कि इसमें 90 रुपए में ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं है, तो ब्याज की राशि को नहीं घटाया जाएगा। ब्याज की राशि 2500 रुपए विक्रेता द्वारा ऐसे जो कि क्रेता है उससे अलग से वसूल की जाएगी। जो ऋण पत्र है, ऋण पत्रों के मूल्य में वो राशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये ब्याज रहित है। तो क्रेता के लिए ए के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज होगी 92,124 रुपए और 25 रुपए फिर ए के द्वारा अलग से विक्रेता को चुकाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि क्रेता की पुस्तकों में और विक्रेता की पुस्तकों में इन विनियोगों का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से विनियोग जब खरीदे जाते हैं तब लेखांकन किया जाता है, जब ब्याज की राशि प्राप्त होती है तब क्या एंट्री की जाती है, और वर्ष के अंत में जब लाभ हानि खाते में ब्याज को की राशि को जब ट्रांसफर किया जाता है तो कौन सी जनरल एंट्री की जाती है। तो ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगर हो सकेगा तो हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अगली क्लास में करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।